जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा और डॉक्टर अवनेश द्विवेदी सर, आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों को बताऊं कि हम पथ प्रदर्शक फाउंडेशन की तरफ से आज आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने वाले हैं जिनको कोई इंट्रोडक्शन की नीड ही नहीं है, आप उन्हें देखते ही समझ जाएंगे। तो मैं वेलकम करूंगा कुमुद मिश्रा सर का, जो कि मेरे सीनियर भी हैं, मिलिट्री स्कूल से ही पास आउट हैं। और मैं चाहता हूं कि सर आप कुछ ऐसी भी बातें बच्चों को बताएं जो कि शायद ही आपके बारे में कोई जानता हो, या जाननी चाहिए ऐसी कुछ बातें और बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। वहां से शुरू करें। नमस्कार सबको। मुझे नहीं पता कि मेरे पास ऐसा क्या है जो बच्चों के काम आ सकेगा या किसी और के काम आ सकेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और वो अपनी यात्रा से ही सीखता है। मेरी यात्रा आपकी यात्रा नहीं हो सकती और आपकी यात्रा मेरी यात्रा नहीं हो सकती है। मैं मेरे पिताजी फौज में थे और अ, उन्होंने पहले मैंने 5वीं तक सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद मिलिट्री स्कूल बेलगाम चला गया बोर्डिंग में और 7 साल वहाँ पढ़ा और वो मेरे जीवन के अद्भुत क्षण थे। जितना जिसको कहते हैं कि जीवन के बारे में स्कूल में सीखा है, उतना फिर उसके बाद कभी मतलब उस उतने कम मात्रा में, कम समय में उतना ज़्यादा सीखने का मौका नहीं मिला। एक तो बहुत गहरी दोस्तियाँ होती हैं जो जीवन भर की दोस्तियाँ होती हैं और हमारा उस समय पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं होता था हमारे ऊपर। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट में बहुत विश्वास था स्कूल का। तो हम लोग खेलते-कूदते बहुत थे, बहुत खेलते थे, थिएटर करते थे, ड्रामा करते थे, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे और उसके साथ पढ़ाई भी हो जाती थी, तो पास भी हो जाते थे। अ, अब शायद समय बदल गया है, लोग बहुत सारा ज़ोर पढ़ाई पे देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके सपने, आपके ड्रीम्स। आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में, क्या करना चाहते हैं और उसकी तरफ आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। तो या मैं मेरा मेरा सपना था, 2 सपने थे मेरे, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा था, मेरे पिताजी फ़ौज में थे, तो फ़ौज में जाना एक सपना था। सबसे पहला सपना तो असल में वही था और हमारे समय जो एजुकेशन होता था, उसमें हमको इतना एक्सपोज़र नहीं मिला था, तो हमको बाकी किसी प्रोफ़ेशन के बारे में पता भी नहीं था। हमें सिर्फ़ 2 ही मतलब फ़ौज का ही एक प्रोफ़ेशन था, जिसके बारे में हमें असल में पता था कि आप यहाँ से निकल के फ़ौजी बन सकते हैं। तो हमारी नज़र सिर्फ़ जो है ना यही एनडीए, सीडीएस, ओटीए इन्हीं चीज़ों पे नज़र होती थी। बाकी हमें और कुछ पता नहीं था कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। चूँकि मेरी एक्टिंग में रुचि थी और हमारे स्कूल में थिएटर का बहुत अच्छा माहौल था, तो उससे ये हुआ कि मेरी थिएटर में दिलचस्पी हुई और उसके पहले भी स्कूल में आने से पहले मेरे पिताजी, चूँकि उनकी खुद की दिलचस्पी, वो फ़ौज में थे हालाँकि, लेकिन को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करते थे। ड्रामा उनको बहुत पसंद था, वो रामलीला करते थे फ़ौज में जॉइन करने से पहले और फ़ौज में भी नाटक करते रहते थे। जब कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता था, तो वो अपना प्ले करते थे। तो वो उन वो एक इंस्पिरेशन थे मेरे लिए, प्रोबेबली सबकॉन्शियस में रहे होंगे। फिर स्कूल में हमारे जो टीचर्स थे, वो मिस्टर पथाड़े, जनार्दन सर, अनंता सर, तपन सर, ये सारे टीचर जो थे, ये बहुत बड़े, मैं सिर्फ़ अपने फ़ील्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। तो वो एक बहुत मज़ेदार चीज़ हुई है। बाकी तो ख़ैर पूरी फैकल्टी ही अद्भुत थी। और या सो बे तो मैं जब स्कूल से पास आउट हो रहा था, तो मेरे दिमाग में था फ़ौज में जाना है, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है कि अगर आप मिलिट्री स्कूल में पढ़े और अगर आप फ़ौज में नहीं गए तो करोगे क्या आप जीवन में? और हम लोग जब भी पास आउट होते थे, तो हमारे पास असल में कोई और हमको पता ही नहीं होता था। बाहर निकल के सारे लोगों को बाकी सारे प्रोफ़ेशंस का पता चला। अब तो बच्चों को पढ़ते-पढ़ते आप 6ठी 7वीं से आपको इतना बड़ा एक्सपोज़र होता है आपके सामने, आपको सब पता होता है कि क्या-क्या करना है। करेक्ट। इतने सारे प्रोफ़ेशंस होते हैं। हमारे सामने उतना कुछ था नहीं। तो निकलने के बाद लोग फिर फ़िगर आउट करते हैं कि क्या करना है। मैंने फ़िगर आउट किया था मुझे एक्टर बनना है। वो स्कूल में ही मैंने डिसाइड किया था। लेकिन पास आउट होने तक मुझे ये नहीं पता चला कि
ये नहीं पता था कि फौज और एक्टिंग एक साथ नहीं जा सकती, या तो आप फौजी बन सकते हैं या एक्टर बन सकते हैं। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मैंने सीडीएस की रिटन क्लियर किया, की परीक्षा रिटन क्लियर की, और उसी समय मैंने ड्रामा स्कूल का भी क्लियर किया था। तो फिर मैं ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये तो खैर मैं अपने बारे में बोलता जाऊंगा तो वो है, लेकिन नहीं या सर, आप ये लोग। ये हाँ, इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए बड़ी काम की है। जैसे आपने शेयर किया कि आपका एम कुछ था एंड फाइनली यू अचीव्ड दैट, कि आप आगे बढ़े और इस तरह से। और हाँ, मैं एक और एम था, मैं एथलीट बनना चाहता था। क्या मुझे देख के अभी किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन स्कूल में अभी भी मेरा शायद रिकॉर्ड है 1100 मीटर का। अभी भी स्कूल में रिकॉर्ड है, वो अभी तक टूटा नहीं है। हालांकि कोई बहुत अच्छी चीज नहीं, अब तक तो टूट जाना चाहिए था। वो 85-86 में बना था, तो जाहिर है इतने साल में तो नहीं टूटा, तो ये गड़बड़ बात है। लेकिन मतलब जब मैं पास आउट होकर बाहर निकला तो मेरे दिमाग में एथलेटिक्स भी था, तो मैं स्पोर्ट्स स्कूल भी ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन कुल मिलाकर के बात अटक गई थिएटर। हाँ, सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। एक बहुत सिंपल सा मेरा क्वेरी है कि मेरे नाना जी एयर फोर्स में थे, उसके बाद रिटायर हुए, फिर रेलवे ज्वाइन किए। तो मैंने देखा है, इन लोगों को देख के लगता है मैन ऑफ डिसिप्लिन अगर किसी को कहना है, हम इनको कह सकते हैं कि मतलब हर चीज डिसिप्लिन में होती है, ऑन टाइम होती है, और अंदर से अपने लिए बड़े ऑनेस्ट होते हैं। दूसरों के लिए तो हर कोई ऑनेस्ट होता है, लेकिन अपने लिए ऑनेस्ट होना बहुत टफ बात है रियल लाइफ में। तो आप उसके बाद थिएटर में आए, तो क्या इन चीज़ों का बेनिफिट मिला आपको, जो आपने उसमें सराउंडिंग में आपने अपना टाइम व्यतीत किया था? और वो चीज़ें जब आप थिएटर में आए तो वहाँ भी ऑन टाइम स्टेज पे आना, उस चीज़ों को उसी ऑनेस्टी वे में फ़ील करना जो डायरेक्टर चाहता है। तो कहीं न कहीं आप थोड़ा बताएँगे कि क्या सच में मिलिट्री स्कूल का, उसके एम्बियंस का आपको डायरेक्ट इफ़ेक्ट मिला थिएटर में या नहीं मिला सर? अब बहुत जबरदस्त मिला। असल में जिस फील्ड में हम हैं वो बहुत अराजक फील्ड है, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड फील्ड है एक लेवल पे। अगर आप बाहर से उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी चप्पल में आ रहा है, कोई भी कुर्ते में आ रहा है। जैसे हमारे स्कूल में अगर हम गलती से गलत कपड़ा पहन के चले जाते थे या टाई नहीं लगाते थे, तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते थे फैंसी ड्रेस में आए हुए हो क्या। तो यहाँ पे तो हम फैंसी ड्रेस में ही रहते हैं, हम पूरा जीवन फैंसी ड्रेस में जीते हैं, जो स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ निकलने के बाद ही काम नहीं है, वो पूरे जीवन असल में काम आ रहा है। जो समय पे पहुंचना है, जैसे स्पेशली शूटिंग्स में। अब अगर मैं अभी का अनुभव बताऊं, जब से मैंने सिनेमा करना या टेलीविजन करना शुरू किया, तो अगर 9 बजे बुलाया गया है तो ज्यादातर एक्टर 10:30 बजे पहुंचते थे, 11 बजे पहुंचते थे, और मैं 8:30 बजे पहुंच जाता था। और कई बार जल्दी पहुंच जाता था इसलिए क्योंकि मुझे 5 मिनट लेट होना थोड़ा मुश्किल लगता था, मुझे तकलीफ होती थी। मुझे लगता था कि 5 मिनट लेट होने से अच्छा मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाऊं, जिससे कोई सवाल न उठाए। तो एक्टर्स मुझे कहते थे, और यहाँ पे जैसे 9 बजे आपको बुलाया गया तो आपका काम 11 बजे शुरू होगा। और ये ओवर द इयर्स आपको पता चल जाता है कि अगर आपको 9 बजे बुलाया गया है तो अब थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन आ गया, लेकिन पहले ये तय था कि 11 बजे से पहले काम शुरू नहीं होगा। अगर 7 बजे बुलाया गया है तो 10 बजे से पहले काम शुरू नहीं होगा। तो आपके पास 3-3 घंटे, 2-2, ढाई घंटे आपके पास बचे रहते हैं। तो आप 9 की जगह अगर आप 10 बजे पहुंचेंगे तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि आप इतनी जल्दी आकर क्या करते हैं, क्यों आ जाते हैं जल्दी, आप आराम से आओ यार। मैं तो जब ये लोग मुझे बोलते हैं ना कि अब रेडी हो गया है शॉट, तब मैं वहां से चलता हूँ। जब मैं घर से आता हूँ उसके बाद 1 घंटे बाद ये शॉट लेते हैं। तो 1-2 बार मैंने कोशिश की अपने घर में। मैंने कहा कि यार मैं थोड़ा लेट निकलता हूँ, तो अगर मान लीजिए मुझे 9 बजे बुलाया है और मुझे 8 बजे घर से निकलना है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आज 8:30 बजे निकलूंगा घर से, थोड़ा सा लेट निकलूंगा। मैंने कहा कि क्या करूंगा जल्दी जाके, लेकिन मैं तैयार तो हो गया 7:30 बजे। अब मैं 7:30 बजे से लेके मैं 8 बजे तक बैठा हुआ हूँ घर पे, इंतजार कर रहा हूँ कि मैं लेट हो जाऊं, जिससे थोड़ा सा लेट निकलूं। और वो जो आधा घंटा है, 7:30 से 8 का जो आधा घंटा है, वो इतना तकलीफ वाला था मेरे लिए कि मैं बैठ के कर क्या रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे 8 की जगह 8:30 निकलना है, 1 घंटा अभी अब बाकी है, और मैं तैयार होकर बैठ गया हूँ। तो मैंने कहा यार ये ज्यादा पेनफुल है, इससे अच्छा मैं वहां पहुंच जाता हूँ।
जब मैंने मिलिट्री स्कूल से मैं पास आउट होके आया था और मैंने एक साउथ सेंट्रल जोन की वर्कशॉप ज्वाइन की थी, थिएटर वर्कशॉप, पहली वर्कशॉप ज्वाइन की थी। तो सुबह 7 बजे वर्कशॉप होती थी, 7 या 8 बजे वर्कशॉप होती थी और मैं करीब 6-7 किलोमीटर दूर रहता था वहां से। और मेरे पिताजी मुझे उन्होंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया था उसी समय, तो वो भाषा केंद्र में उन्होंने कोई ज्वाइन किया था, तो वो हमारे भारत भवन भोपाल में उसके करीब ही था, तो वो मुझे साइकिल पे बिठा के लाते थे। तो मैं एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ भोपाल के थिएटर जीवन में, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैं लेट हुआ हूँ। और बाकी सब लेट हो जाते थे, काहे बगाहे कोई ना कोई कभी ना कभी लेट हो ही जाता था। और ये मेरा स्कूल का डिसिप्लिन था। और जब मैं वहां से भोपाल छोड़े हुए मुझे मान लीजिए 10 साल हो गए होंगे, उसके बाद भी मेरे जो डायरेक्टर थे स्वर्गीय अलखनंदन जी, वो उदाहरण मेरे आने के 10 साल 15 साल बाद तक जब भी कोई नया लड़का आता था तो ये उदाहरण देते थे कि आई थिंक आज भी लोग अदर पीपल आपका एग्जांपल देते होंगे कि एक समय में ऐसे मिश्रा जी थे, उनका ये टाइमिंग था, ये शेड्यूल था। ये जनरली एक ऐसे एग्जांपल सेट हो जाते हैं कि लोग उसको बार-बार रिपीट करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। ये हमारे देश में हो सकता है कि हम समय पे आने को एक बड़ा अचीवमेंट माने। समय पे आना आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोफेशन की। वो डिसिप्लिन जो है ना वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और वो थिएटर में थिएटर का अपना एक बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन है, सिनेमा का अपना एक डिसिप्लिन है। तो अगर मान लीजिए हमको ये बाहर से देख के लगता है कि ये लोग अराजक हैं, लेकिन जब आप काम करते हुए देखेंगे तो उसके अंदर एक बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत वो लोग काम करते हैं, स्पेशली थिएटर में। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो जो अराजक होती हैं, जो बिखरी हुई होती हैं, लेकिन वहां बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आपको काम करना होता है तो आपको एक 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 डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है। चूंकि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आया था जहाँ पे डिसिप्लिन हमको घोट घोट के भरी गई थी हमारे अंदर, तो वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा, आज तक फायदेमंद है। आज भी अगर दोस्तों से भी मिलने जाना होता है तो अगर मुझे उसने मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे एक बहुत बहुत ही करीबी मित्र हैं आशुतोष पंड्या, भोपाल से हैं। हम लोग बहुत ही हमने थिएटर साथ शुरू किया था भोपाल में। उसने मुझे बोल दिया कि शाम को हम 5 बजे मिलेंगे रविंद्र भवन में भोपाल में। मैं 5 बजे पहुंच गया। मैं 5 से लेकर के मेरे ख्याल से 11:30 तक बैठा रहा उसी जगह पे। उसने मुझे कहा था 5 बजे आने के लिए, तो 5 से 6 उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं थे और आपके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, तो आप सिर्फ इंतजार कर सकते थे। तो मैं 5 से 6 के बाद में जा भी सकता था, लेकिन मेरी भी जिद थी कि जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, चाहे सुबह हो जाए। 11:30 बजे वो भाई साहब घूमते हुए टहलते हुए आए वहां से। उन्होंने मुझे देखा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमने 5 बजे बुलाया था। तुम 5 बजे और अभी 11:30 बज रहे हैं, तब से यहीं पे हो? मैंने कहा हाँ। तो और उसके बाद फिर हम 11:30 से लेकर सुबह 6 बजे तक गप्पे मारते रहे, वो अलग बात है। लेकिन ये एक जो कमिटमेंट की बात होती है, एक जो मुझे लगता है कि अगर आपने किसी के साथ वो, और वही चीज मेरी पढ़ाई में भी, जब मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था तो मैं जाहिर है कॉलेज में था, हमीदिया कॉलेज में था भोपाल में। तो मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने के लिए, पुलिस लाइब्रेरी थी, फरीद बज़मी बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, वो लाइब्रेरियन थे वहां पे, पुलिस में है वो, तो उनकी वजह से वो लाइब्रेरी में मुझे मिली हुई थी। और वो जो डिसिप्लिन, वो वहां के भी पूरा स्टाफ यही कहता था कि ये बंदा अजीब है। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में आता, तो 8 से लेके शाम को 5 बजे तक लाइब्रेरी से निकलता नहीं है, और ये सिर्फ सीडीएस क्लियर करने के लिए था। लेकिन यही डिसिप्लिन हमको जब अपना कैरेक्टर करना होता है, जब हमको स्क्रिप्ट पढ़नी होती है, जब हमको कैरेक्टर के लिए रिसर्च करना होता है, जब हमको किसी भी चीज के, तो ये सारे जीवन के सभी डिपार्टमेंट्स में ये जो डिसिप्लिन है ये काम आता है, जो स्कूल से मुझे मिला है। तो बच्चों, ये जो सर ने बात बताई है बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आपकी लाइफ में, कि आप टाइम के प्रति जो डिसिप्लिन्ड रहते हो, तो आपको एक मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं, लाइफ के हर मोमेंट पे और हर फील्ड के अंदर आपको एक नई एज देता है, नई सक्सेस देता है। तो भाई साहब, एक और छोटी सी हम लोगों को एक क्वेश्चन था
बस आपकी एक राय है, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है मिलिट्री स्कूल्स को पढ़ाने से ऑनलाइन, और अब हमारी जो विजन है वो यहाँ जा रही है कि हम गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स होते हैं जहाँ कुछ बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड भी होते हैं, जिन्हें इतनी हैवी जो फीसेस वगैरह होती है वो नहीं बियर कर पाते एजुकेशन की, वहां तक भी पहुंचाए। तो ऐसी क्या और चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब एक्टिंग है, जैसे आपकी जो कला है, ये चीजें स्कूल की एजुकेशन में कहीं लाई नहीं करती हैं, या फिर मेडिटेशन वाली चीजें हैं, ऐसा कोई और पॉइंट है, या मतलब आप चाहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम में हम लोग थ्रू वीडियोस बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, आगे बढ़ाया जाए, जो उनके करियर में हेल्पफुल रहे? देखिए, मैं इस सब में बोलने के लिए बहुत सक्षम तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस क्या कहते हैं डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ बहुत एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन मतलब टीचिंग की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बनने के पीछे जो कुछ भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, उसमें मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे और टीचर्स से मेरा मतलब सिर्फ मिलिट्री स्कूल के टीचर्स से नहीं है, वो ड्रामा स्कूल के टीचर्स भी हैं, वो उसके पहले के जो टीचर्स हैं, और वो मेरे घर के मेरे पिताजी से शुरुआत होती है, क्योंकि वो खुद भी एक टीचर है। वो रिटायर होके उन्होंने एजुकेशन कोर ही इसलिए लिया था आर्मी में, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ा सके। इन्फेंट्री नहीं चुना उन्होंने, एजुकेशन चुना, क्योंकि उनको लगता था कि वो बच्चों को ज्यादा समय दे पाएंगे पढ़ाने के लिए। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ टीचर्स के प्रति, जो उनका जो योगदान रहा है और दोस्तों का जो योगदान रहा है मेरे जीवन में बनाने में, जो कुछ भी आज मैं हूँ, जहाँ भी पहुंचा हूँ। मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैं उतना तो बहुत अधिकार से नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि को-करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत बड़ा योगदान होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। मतलब मैं अगर अपने बैच का उदाहरण दूं, जो 87 बैच का उदाहरण दूं, तो मैं जितना काम करता हूं, जितनी परफॉर्मेंस करता हूं, मेरे बैच के लगभग 90% जो मेरे बैचमेट्स हैं, वो उतने ही अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उतने ही अच्छे एक्टर्स हैं, क्योंकि उस स्कूल टेन्योर में लगभग लगभग नहीं, इनफैक्ट हर आदमी को स्टेज पर जाके परफॉर्म करने का मौका मिला है। चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो ड्रामा हो, कुछ भी हो, उनको मंच पे या न्यूज रीडिंग हो, मंच पे जाके अपने आप को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का मौका मिला है। तो ये तो टीचिंग में बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कुछ स्कूल्स चालू भी कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स में ये ड्रामा डिपार्टमेंट भी है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जिस एज की हम बात करें, उस एज में हम मतलब मैं तो जब ड्रामा स्कूल में था, तो योगा हुआ करता था। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, एक्टर्स के लिए वो। लेकिन हमने हमेशा उसका मखौल उड़ाया था उस समय। हमें हमें यार हमें कौन योग करेगा यार, ये क्या मतलब है, मतलब इससे क्या होगा। और हमको 20 साल लग गए ये रियलाइज करने में कि योग का हमारी लाइफ में कितना बड़ा योगदान है, मेडिटेशन का हमारी लाइफ में कितना बड़ा योगदान है। लेकिन लेकिन वो हर चीज जो है ना, लाइब्रेरी जैसे स्कूल में मैं आप जानते हो मिलिट्री स्कूल की जो लाइब्रेरी थी हमारी, अद्भुत लाइब्रेरी थी। जब मैं पास आउट होकर के बाहर आया और मैंने पलट के देखा, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, काश मुझे एक बार मौका मिले और मैं फिर जाके उस लाइब्रेरी का सही यूज कर पाऊंगा। तो हमेशा जब हम क्रॉस कर जाते हैं लाइन, तो पलट के देखते तो हमको लगता है कितनी सारी चीजें छूट गई हैं, पर ये जीवन का हिस्सा है। सो या इट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोग काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। और हमारे अगर देश के निर्माण में, देश को बनाने में, सिटीजन बनाने में, नागरिक बनाने में अगर किसी चीज का, एक चीज का योगदान है, तो वो है अच्छी एजुकेशन का। अगर अच्छी एजुकेशन है तो हमारी हमारे हमारे पास अच्छे नागरिक होंगे। और मैं सफल नागरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे नागरिक की बात कर रहा हूँ। सफलता तो एक बिल्कुल ही अलग विषय है। जी सर, मेरा एक छोटा सा आपसे कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों के लिए। आजकल सर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है रोजमर्रा के लाइफ में, बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी होना। जैसे समटाइम ऐसा लगता है कि बच्चों को लगता है मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा,
और एक्चुअली वो एग्जाम देने से भी डिनाई करने लगते हैं कि नहीं 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 अभी नहीं हो सकता, बट समहाउ उनको कन्विंस कर लिया जाए, बड़े अच्छे रैंक लाते हैं सर। मुझे आज भी कुछ बच्चों का एग्जाम्पल है, वो बोलते थे सर नहीं अभी एग्जाम नहीं हो पाएगा, अगले साल प्रिपेयर करेंगे, और समहाउ फोर्सफुली उन्होंने एग्जाम दिया और बहुत अच्छा रैंक लेके आए। और इसका अगर थोड़ा अपोजिट वे में मैं जाता हूँ तो मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स का मतलब लेक्चर सुना है मैंने। मेरे नाना जी जो बचपन से मेरे टच में थे, वो भी एयरफोर्स में थे, तो उनकी भी बातें मैंने सुना है, ऑब्जर्व किया है। कॉन्फिडेंस बहुत होता है सर, अजब का कॉन्फिडेंस, मतलब ये होगा तो होगा, कैसे पता नहीं, बट समहाउ सम वे हम कर लेंगे। मतलब ये ऐसा मतलब चीज बताएं जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए, मतलब या फिर खुद पे भरोसा हो, कोई ऐसा कोई इवेंट हो, कोई किस्सा हो सर आपका। तो मतलब मैं जैसे सर ने कहा, जैसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप एक आर्मी स्कूल से थे, आपका जहन में था ये बात कि पापा रहे हैं, देश सेवा आपके ब्लड में था, अभी भी है। और कहीं कहीं मैं ये फील कर सकता हूँ कि आपको अगर ऐसा अभिनय मिले जिसमें उस आर्मी का रोल प्ले करना हो, तो बहुत सहज भाव से आप कर लेंगे। मतलब उसके लिए आपको वो फील लाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो ब्लड में है, वो बहुत बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो सर वो कॉन्फिडेंस मैंने देखा है आर्मी में, एयरफोर्स में, बाकी जगह में। हमारे बच्चों में बहुत कमी है सर आजकल। वो बड़े अच्छे लेवल पे हो करके भी ये फील करते हैं आई डोंट नो हमसे होगा नहीं होगा। उसके चक्कर में कई सारे अलग अलग स्टेप बच्चे उठा लेते हैं, जिनका खामियाजा अपने सोसाइटी को, पेरेंट्स को, उनको भी भुगतना पड़ता है। तो सर कुछ ऐसे मैसेज आप हमारे बच्चों को दे दीजिए कि नहीं यार आपसे ही होने वाला है, और ऐसा नहीं है आप नहीं सीरियस करके आर्मी में गए, कोई बात नहीं, अभी भी आप देश के लिए सब बेस्ट कर रहे हैं। आपसे इतने लोग इंस्पायर हो रहे हैं, इतने लोग आपको देख करके अपने रोजमर्रा के टेंशन को भूल जाते हैं, उनको लगता है चलो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो सर ये भी तो देश सेवा है, कहीं ना कहीं अनदर फॉर्म ऑफ सर्विस है, बट है ही। तो सर थोड़ा सा हमारे बच्चों को आप किसी ऐसे इंसिडेंट या अपनी फीलिंग से मोटिवेट करिए, बिकॉज हम तो टीचर हैं सर, हम डेली बोलते हैं। उनको क्या लगता है हाँ सर तो हर हफ्ते दिन में एक दिन तो बोल ही देते हैं, लेकिन आपके जैसे पर्सनालिटी से वो एक बार रूबरू हो, वो भी उस एस्पेक्ट में, आई थिंक इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर देम। तो अगर कुछ ऐसा हो तो आप हमारे बच्चों को शेयर करिए, जिससे उनका वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि नहीं ये तुम ही कर सकते हो भाई, हमने भी तो किया है, किस किस माहौल से कहाँ कहाँ किया है। तो सर उस पर कुछ रोशनी डालिए ताकि ये बच्चे आपसे कुछ सीखें कि नहीं नहीं कुछ बेटर किया जा सकता है, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है, वो भी हमें ही बनाना है, और कोई नहीं बना सकता उन चीजों को। तो सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस पे कुछ रोशनी डालिए कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप कर लेते हैं, क्या आप नहीं, ऐसा। देखिए कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि मैं इसमें बिल्कुल ही उल्टी बात कहूंगा, क्योंकि मैं तो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं तो अभी भी, वो मेरी लड़ाई चल रही है अपने आप से। और कॉन्फिडेंस तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने आपसे कहा और आप कॉन्फिडेंट हो गए। मेन चीज जो है वो ये पहचानने की है। देखिए हम जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भेड़ चाल वाला एजुकेशन सिस्टम है कि हमने एक समूह है भेड़ों का और हम उनको हाथ देते हैं एक तरफ से। एजुकेशन मेरे लिए पर्सनली वो चीज नहीं है। मेरे लिए एजुकेशन है जब आप इंडिविजुअल्स, जितने इंडिविजुअल बच्चे हैं उनको आप पहचाने, उनकी अच्छाइयाँ और उनकी कमियां पहचाने और उनको उस हिसाब से डील करें। जैसे एक्टिंग में होता है, एक्टिंग में हम मानते हैं कि 5 अभिनेता होते हैं मंच पे और पांचों अलग पर्सनालिटीज होते हैं। आप अलग पर्सनालिटी हैं, मैं अलग पर्सनालिटी। राइट। अब किसी से एक पात्र नहीं बन रहा है तो आप एक ही फॉर्मूला पांचों पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। नहीं कर सकते, आपको हर आदमी के साथ अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। उसी तरह एजुकेशन में भी बच्चों के साथ अलग तरीके से डील करना पड़ता है। जो मुझे सबसे पहले मेरे टीचर्स ने, तपन सर ने सिखाया था। जब वो हमसे डील करते थे तो वो इंडिविजुअल से डील करते थे। वो मुझे पहचानते थे और मेरी अपनी, जैसे अभी मेरा बच्चा स्कूल जाता है, वो त्रिधा में पढ़ता है, और अद्भुत चीज ये है कि जब उनका हम टीचर से मिलने जाते हैं या हमारी मीटिंग होती है तो वो हमारे बच्चे के बारे में वो चीजें बता रहे होते हैं जो हमें नहीं पता होती है एज पेरेंट्स। और वो हमें बताते हैं कि ये आपके बच्चे को इस आप हमको लगता है हम बच्चे को पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन लेकिन पूरा ध्यान मौजूदगी नहीं होती है ना, कि हम घर में मौजूद हैं तो हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। वो कुछ ऐसी चीजें आपके बच्चे के बारे में बताते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था।
और ये टीचर को कैसे पता है? तो मेरा मानना है कि देखिए कॉन्फिडेंस तो देखिए हर बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, हर बच्चे में कॉन्फिडेंस होता है। ये पहचानने की जरूरत है कि क्या चीज है जो उसे पीछे रोक रही है। मैं जैसे जब मैं मिलिट्री स्कूल से पास आउट होके गया तो जाहिर हमारी एक 7 साल की दुनिया हो गई थी, एक बोर्डिंग स्कूल की एक दुनिया थी। जब मैं भोपाल पहुंचा तो भोपाल में मेरा कोई मित्र नहीं था। जाहिर है अचानक से आप भोपाल पहुंचे तो कोई बचपन से कोई साथ था ही नहीं। हमारे तो बचपन के सारे मित्र तो बोर्डिंग में थे। तो मैं 2 महीने डिप्रेशन में चला गया और मैं रूम से नहीं निकला 1.5 महीने। मैं निकलता ही नहीं था। डैडी बोलते थे लाइब्रेरी जाओ, पिताजी को लाइब्रेरी जाओ, खेलने जाओ, मैं नहीं जाता था। मैं डिप्रेशन में चला गया था। अब ये डिप्रेशन शब्द भी उस समय नहीं पता था किसी को, अब हमें पता है। राइट। तो मेरे पिताजी को ये पता था कि मुझे एक्टिंग में दिलचस्पी है, थिएटर में दिलचस्पी है, और मैं 12th में था। वो खुद गए भारत भवन, वो फॉर्म लेकर के आए। वर्कशॉप एक हो रही थी, वो फॉर्म उन्होंने दिया। वो मैंने फॉर्म देखा, उन्होंने कहा वर्कशॉप ज्वाइन करोगे? मैंने कहा हाँ। और पहली बार मैं घर से बाहर निकला क्योंकि मेरी दिलचस्पी थी उसमें। तो हमें अपने बच्चों में ये फिगर आउट करना जरूरी होगा कि क्या होता है। हम एक पूरी जनरेशन बच्चों की ऐसे निकल गई जहां पे बच्चों को चाहिए होता था आर्ट्स, और घर वाले मार मार के साइंस देते थे। तो अब बच्चे कभी एक्सेल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी दिलचस्पी ही उनको ठीक है। एक जनरल एजुकेशन, अभी हमारा जो एजुकेशन पूरा जो सिस्टम अभी चेंज हुआ है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज हुआ है ना। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है काफी बेटर है, काफी बेटर है। और आप उसमें कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन इन जनरल बहुत अच्छी चीजें लाई गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं कॉन्फिडेंस के लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि फिगर आउट व्हाट इज गुड इन यू, talk to teachers, talk to your parents, express yourself, and believe in yourself in whatever you want to do. अगर मान लो आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं लेकिन आपको ये सब्जेक्ट पसंद है तो ये आप बता दीजिए कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, एंड देन टारगेट दैट सब्जेक्ट, बिकॉज दैट सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स को आपको लेके चलना है क्योंकि एजुकेशन में आपको ठीक है एक लेवल तक लेके चलना है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल दुनिया में जाना चाहते हैं, देन फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो व्हाट यू, एंड बिलीव मी, हम लोग हमेशा बहुत सारे आईआईटी किए हुए आप लोग तो हैं, बहुत सारे आईआईटी किए हुए बंदे हैं जो इतने अच्छे अच्छे जॉब्स छोड़ करके थिएटर कर रहे हैं बैंगलोर में। आईआईएम के बंदे हैं, थिएटर कर रहे हैं, और हम उनके साथ जाते जब एक्टिंग करने के लिए, वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो मैं बोलता हूँ अरे यार तुम लोग इतना अच्छा करके तुम लोग यहाँ आ गए और हम अनपढ़ लोगों के ऑर्डर्स मान रहे हो, है ना। सो लेकिन वो ड्रीम है, और वो उन्होंने जैसे मैंने सीडीएस सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को ये मेरे पिताजी को लगे कि मैं नाकारा नहीं हूँ। वो मैंने सिर्फ इसलिए रिटर्न क्लियर किया था बिकॉज मुझे बनना था एक्टर, और उस समय एक्टर बनने के लिए इतना आसान नहीं था। घर वालों को, मेरे घर में इतनी दिक्कत नहीं थी, मेरे घर में तो क्योंकि डैडी खुद भी दिलचस्पी रखते थे। सो आई डोंट नो, मैं इन चीजों से बहुत घबराता हूँ। आप लोग खुद ही मार्गदर्शक हैं, आप लोग खुद ही बच्चों को जानते हैं। मेरा मानना है कि हर बच्चे पे इंडिविजुअल ध्यान देना जरूरी है, और वो अगर आप पकड़ लेंगे, आप पता कर लेंगे तो बच्चा खिलेगा। लेकिन अगर हम बच्चे को वही चीज कराएंगे जो हमको लगता है सही है, जैसे पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, अरे बच्चे को बनना है स्टैंड अप कॉमेडियन मान लीजिए, लेकिन आप उसको फौज में ही डालना चाहते हैं कि नहीं भाई फौज में ही जाएगा या सिक्योर जॉब जाएगा, एक जनरेशन की बात होती है। आप उस बच्चे को असल में सप्रेस करोगे। मेरे बहुत सारे जूनियर हैं मिलिट्री स्कूल के जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी फौज में, लेकिन उनका पूरा सपना परफॉर्मेंस का था। तो वो बेचारे यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं किसी तरह ना इस से निकल करके मैं वो कर पाऊं जो मेरा सपना था। सो फॉलो योर ड्रीम्स। कॉन्फिडेंस का कोई जादू नहीं है। जस्ट टॉक टू ईच अदर, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर टीचर्स। मतलब जितना आपको आपके टीचर जानते हैं उतना आपको आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। मेरा ये हमेशा मानना रहा है। मेरे टीचर्स मुझे मेरे पेरेंट्स से ज्यादा जानते हैं। मेरे टीचर्स ने मेरी हर वो
जिसको कहते हैं ना, हर वो बेवकूफी, हर वो बदतमीजी जो मैंने की है, उसको जिस सरलता के साथ माफ किया है, वो सिर्फ वही कर सकते हैं। घर में होते तो डंडे पड़ते मुझे। नहीं, घर में होते तो छोटी सी गलती करते हो तो तब पड़ता। पिटे तो हम स्कूल में भी हैं, क्योंकि वो टाइम अलग था, वो जनरेशन अलग थी। उसको उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ हमारे टीचर्स ने हमारे साथ डील किया है, हैट्स ऑफ टू देम। सो या आई थिंक मेरे पास अपना कोई ऐसा अनुभव नहीं है कि बता पाने के लिए कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, क्योंकि मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। नहीं सर, आप मैं कब बातों हाँ में ही पूरी बात बता दी कि कैसे कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि सर ने काफी चीजें एक सबसे बड़ी बात क्या बोली अवनीश सर, जो मुझे भी एनलाइटन की कि आपने पढ़ा तो होगा कई बार कि ऐसा रहता है ना कि एक फिश को अपन ये जज नहीं कर सकते कि ये पेड़ पर चढ़ पा रही है नहीं चढ़ पा रही है, तो हम बोलेंगे कि यार ये तो बेकार है, ये पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही है, बट वो बहुत अच्छे से स्विम कर सकती है। जस्ट लाइक दैट कि अपन लोगों को भी कॉन्फिडेंस जो वो कर रहा है उसमें तो पहुंचाना ही है, कहीं ना कहीं अपन को एक और कोशिश करनी है कि इसको एक्चुअल में कैसे समझ में आती है चीज, या फिर इसका खुद का इंटरेस्ट क्या है एंड हाउ वी कैन एसोसिएट हिज इंटरेस्ट विद दैट थिंग, जिससे उसे कुछ मिल सकता है। तो मुझे जी लगता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, क्योंकि उसे लगेगा ये मेरा मतलब इनर वॉइस आ रही है, क्योंकि सर की बातों में ही पूरी बात निकल कर आई कि सर ने बोला कि कॉन्फिडेंस मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं एक्टिंग में सर को एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस था कि वो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकले, फिर भी एकदम ये कि चल ये तो करते ही। ये तो बहुत अच्छी बात बताई वैसा आपने। और नहीं, वैसा कुछ भी ऐसा कोई मैसेज हो बच्चों के लिए, या फिर मतलब कोई एक फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसा कोई किस्सा हो जिसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी हो आपकी, जो आप बताना चाहते हो बच्चों को? नहीं, मतलब फिल्म से मेहनत तो किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो हर फील्ड में मेहनत तो लगती है। और कोई ऐसा मेरे रोल? पास मेरे पास मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मुझे स्कूल का एक किस्सा, जब मैं मिलिट्री स्कूल में था, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ तो पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो वो बात वही है कि हम लोग एक प्ले कर रहे थे, यहाँ मौत भी शर्माई, एक मराठी नाटक था, उसका अनुवाद किया था पथाड़े सर ने। तो उसमें मैं औरंगजेब कर रहा था, जिसकी उम्र थी 80 साल उम्र थी औरंगजेब की। तो जाहिर है उसके बाल वाल तो चले गए होंगे उस उम्र तक, हमने ये मान के रखा था कि वो गंजा हो गया था। और मैं उस समय रहा होऊंगा करीब मे बी 17 ईयर्स और समथिंग, आई डोंट नो, जब मैं वो ये रोल कर रहा था। तो हमें एक्टिंग का बहुत कुछ डिटेल पता नहीं था, मेथड्स नहीं पता थे, कैसे करते हैं, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक जुनून था। तो मैं गया नाई के पास और मैंने जो है ना अपने इतने बाल जो है ना पूरे यहाँ से साफ करा लिए, और सिर्फ पीछे के रखे मैंने बाल, और वो टोपी पहन ली, और 2 दिन पहले से क्लास से जाना बंद कर दिया, क्योंकि कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन इतना जबरदस्त होता था कि हम लोग स्क्रिप्ट से लेकर के, रिहर्सल से लेकर के, कौन क्या कर रहा है वो सब सीक्रेट रखते थे। वो सीधा जिस दिन मंचन होता था उसी दिन लोगों को पता चलता था। तो मैंने उस कैरेक्टर के लिए अपने स्कूल में बाल कटा दिए थे। और वो मेरे लिए, मैं अभी भी पलट कर सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया होगा, मतलब उसकी क्या जरूरत थी, स्कूल का ही तो नाटक था। उसके लिए अब और हम लोग जब रिहर्सल करते थे तो हमारे पास एक, हमारे हाउस में, शिवाजी हाउस में एक टेप रिकॉर्डर था। तो हम उसमें अपनी आवाज जो है ना डायलॉग्स बोल बोल के रिहर्स करते थे। तो हम लोग उस चीज को मतलब मैं बहुत सीरियसली लेता था उस चीज को उसी समय से। और ये बहुत, हमारे टीचर्स बहुत सरप्राइज हुए थे कि यार ये एक्टिंग के लिए इसने अपने बाल कटा दिए। और उसके बाद जाहिर आपको पूरा गंजा होकर घूमना तो कुछ दिन तक स्कूल में, हालांकि स्कूल में हमारे बाल बहुत छोटे होते थे तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी तो वो दीवानगी है। और मुझे लगता है असल में मेरे पास किस्से बहुत नहीं होते हैं, मेरे पास सिर्फ यही है, अगर आप मुझे कुछ कहेंगे कहने के लिए, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फॉलो योर ड्रीम्स। और हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेहनत किए बगैर कुछ मिल जाएगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, मेहनत किए बगैर जीवन चलेगा, लेकिन फिर अगर आपको बिरयानी खानी है तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको सूखी रोटी से काम चलाना पड़ेगा, और वो सूखी रोटी मिल जाएगी।
So you'll have to follow your dreams, talk to your teachers, talk to your parents, talk to your friends. सबसे ज्यादा आप सीखते हैं अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, घर से. सो अगर किसी तरह का स्ट्रेस हो, पढ़ाई में स्ट्रेस हो, काम में स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, टॉक टू ईच अदर. अगर आप अंदर रखेंगे तो वो तनाव की चीज है. अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को बोलो, एंड जिस चीज में आपकी दिलचस्पी है, जितनी जल्दी आप फिगर आउट कर लेंगे उतना आपको मजा आएगा उसको फॉलो करने में. तो यही है मेरे ख्याल से. तो बस अब सर आपके पास कोई क्वेश्चन है अभी? सर मैं तो काफी प्रभावित हूँ सर कि जिस सरलता से मतलब एक साथ समाहित कर दिया इन्होंने कई चीजों को, तो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि मतलब काफी अच्छे से इन्होंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं कि हम क्या पूछें सर से. और मतलब ऐसा लग रहा है कि बातें तो पूरी एकदम चलती ही जाएं, खत्म ना हो वैसा के साथ. बट रियल में मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों को एज अ टीचर भी काफी चीजें सीखने को मिली आपसे बात करते करते ही. एज अ एक्सपीरियंस में जब आपने बताया पैशन को, जैसे सर ने वो क्वेश्चन पूछा था कॉन्फिडेंस वाला, तो अभी एक नई चीज दिमाग में आई कि नहीं यार, अब सेम ऐसा नहीं कि वही बोलना है कि कॉन्फिडेंट हो जा. अभी उसको थोड़ा सा जाके अंदर से खगालना है कि इसका इंटरेस्ट क्या है, कि तूने क्या किया लाइफ में, क्या चीज. तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा बस आपसे मिलकर. आपने जो अपना टाइम दिया, और मेरे ख्याल से आज का ये सेशन सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा व्हाट्सएप का. और जो भी आपको मतलब कुछ इस सेशन से सीखने को मिले जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और हम लोगों को बताना. आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई साहब आप लोगों के पास आते रहें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें, तो बहुत अच्छा होगा. तो आज के बच्चों इतना ही. जय हिंद, अपना ख्याल रखें.